सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। तो मुल्क में इस वक्त सियासी सूरत हाल ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात से अपोजिशन कमजोर और हुकूमत मजबूत हो रही है। लॉन्ग मार्च के मुलतवी होने और इज्तिमाई इस्तीफों पर इख्तिलाफात से हुकूमत को रिलीफ मिला है और हुकूमत को आज एक और बड़ा रिलीफ मिल गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन से मुतालिक यूसुफ रजा गिलानी की दरखास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने यूसुफ रजा गिलानी के वकील फारूक एच नाइक से सवाल किया कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन किस कानून के तहत हुए, जिस पर फारूक एच नाइक ने बताया कि आइन के आर्टिकल 60 के तहत चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था। फारूक एच नाइक ने कहा कि सदर पाकिस्तान ने सेनेटर मुजफ्फर शाह को सेनेट इलेक्शन में प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर किया था। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने फारूक एच नाइक से इस्तफसार किया कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में इलेक्शन कमीशन की कोई शमूलियत थी, जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि जी, इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई किरदार नहीं था। फारूक एच नाइक के जवाब पर चीफ जस्टिस ने आइन का हवाला दिया और कहा कि क्या पार्लियामान की अंदरूनी कार्रवाई अदालत में चैलेंज की जा सकती है, जिस पर फारूक एच नाइक ने बताया कि अगर प्रोसीजर में कोई बेज़ाब्तगी हो तो वो अदालत में चैलेंज नहीं की जा सकती। कवायद में बैलेट पेपर या वोट से मुताल्लिक कुछ नहीं, रूल्स इस हवाले से खामोश हैं। तो रूल्स तो खामोश हैं, लेकिन अपोजिशन की दो बड़ी जमातें एक दूसरे के खिलाफ इस वक्त खामोश दिखाई नहीं दे रही। पीडीएम के गुज़िश्ता सरबराह इजलास में जो तलखी पैदा हुई थी वो हर गुजरते दिन के साथ, हर बयान के साथ शदीद से शदीद हो रही थी और पीडीएम कमज़ोर हो रही थी। इस कमज़ोर पड़ती पीडीएम को एक बार फिर ट्रैक पर लाने के लिए मौलाना फजल रहमान मुतहरिक हो गए हैं। पीडीएम सरबराह ने आसिफ अली जरदारी से राब्ता किया, जिसके बाद पीडीएम क़यादत ने पार्टी तर्जुमानों और कारकुनान को मुखालिफ बयान देने से फिल वक्त रोक दिया है। मौलाना फजल रहमान ने आसिफ जरदारी को याद दिलाया कि पीडीएम के इजलास में फैसला हुआ था कि सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्त नून लीग की होगी। पीडीएम की तमाम जमातों को मुश्तरका फैसलों का एहतराम करना चाहिए। मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी ने तमाम मामलात मिलकर हल करने पर इत्तेफाक कर लिया है और नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का अंदाज भी आज कुछ बदला बदला नजर आया है। कल तक मरियम बिलावल की तरफ सिलेक्टेड होने का इशारा करा। आज जब उनसे बिलावल के बारे में सवाल किया गया तो उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी से कोई इख्तिलाफ नहीं है और सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। पीपल्स पार्टी की अपनी और नून लीग की अपनी हिकमत अमली है और हम मुश्तरका मकासद के लिए पीडीएम में इकट्ठे हैं। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए, फिर मजीद गुफ्तगू। कोई इख्तिलाफात नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है, कुछ कॉमन गोल्स हैं जिस पे हम पीडीएम में इकट्ठे हैं और सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बिलावल से मेरा एक अच्छा ताल्लुक है। तो अब 26 मार्च को मरियम नवाज को नैब में पेश भी होना है और वहां पर उनकी मुमकिन गिरफ्तारी हो सकती थी और उसी से बचने के लिए मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट से 12 अप्रैल तक की अबूरी जमानत भी ले ली है। अब सवाल यह है कि पीडीएम के तमाम कारकुनान तो वहाँ जाएंगे, क्या उसमें पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी शरीक होंगे और क्या जो पीडीएम में तलखी पैदा हुई थी वो अब मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी के राब्ते के बाद कुछ कम होती दिखाई देगी। इसी पूरी सूरत पर गुफ्तगू करते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रानो नबील गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नबील साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। आज जो मौलाना साहब का जरदारी साहब का राब्ता हुआ है उसके बाद वो जो बयानात की तुंदो तेज़ी थी उसमें कुछ कमी आती लग रही है। जो मरियम साहिबा का भी आज बयान आया कि जरदारी बिलावल साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मौलाना फजल रहमान ने जो है किरदार अदा किया अपना, जितना ये टेंशन चल रहा है मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के दरमियान, उसको रोका जाए। और मैं समझता हूँ कि कुछ हमारे पार्टी के लीडरान जो है दोनों तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी कुछ ऐसे बयान दिए गए थे जिससे ये जाहिर हो रहा था कि अब हमारी राहें जुदा हो गई। तो उसको रोकने की जो कोशिश की गई है और अभी हमारी क़यादत ने हमें मना किया है कि किसी भी किस्म का कोई इस तरह का बयान हम ना दें जिससे मुस्लिम लीग नून के लीडरशिप की या नून के जमात की जो है दिल आज़ारी। तो हमने पहले भी इस तरह के बयान देने से अपने आप को रोका है, अब भी रोकेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये नोक-झोंक चलती रहेगी हमारी, लेकिन ये कि पीडीएम में ही रहेंगे, साथ ही रहेंगे और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन का जो किरदार अदा कर रही है पीडीएम में रहकर वो किरदार अदा करती रहेगी।
सही, लेकिन नबील साहब, मरियम साहिबा ने जो पहले इब्तिदाई ट्वीट किया उसमें उन्होंने सिर्फ इशारा किया था। जब उनसे बाद में उससे मुतालिक सवाल हुआ उसमें भी उन्होंने कहा मैंने तो सिर्फ इशारा किया है। बिलावल साहब ने तो खुलकर उन पर तनकीद की, उनकी फैमिली पर तनकीद की, और फिर बहुत सारी वजाहतें भी नून लीग की तरफ से तो आ रही थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस इशारे को अपने ही ऊपर लिया। तो पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल ज़्यादा शदीद था। ये जो हो चुका है, अब रात गई बात गई, मेरे ख्याल में अब नहीं होगा मजीद इस तरह की बातें। हम नहीं चाहते कि देखें पीडीएम एक कुव्वत है और एक ऐसी ऑपोजिशन की कुव्वत है जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत जो है वो परेशान भी है और घबराई हुई भी है। और आप देखें कि 26 मार्च को मरियम नवाज की पेशी के लिए नैब इतनी परेशान है कि वो अपनी दिफा के लिए हुकूमत को लिख रही है कि हमारी जो है सिक्योरिटी को बढ़ाई जाए, हमें सिक्योरिटी दी जाए। तो ये परेशानी जो है, ज़ाहिर है इमरान खान को सेनेट के इलेक्शन में जो वो हारे हैं इस्लामाबाद की सीट में, उसके बाद उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देना पड़ा, ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है। हम नहीं चाहते कि उसको सबूटाज किया जाए और वो जिस तरीके से सूरत हाल पैदा हुई है रेजिग्नेशन के ऊपर, और हम सिर्फ इस बात पे कि अचानक क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ 2 दिन के अंदर के हमें कहा जा रहा है कि आप सिंध असेंबली से रिजाइन करें, सिंध गवर्नमेंट से रिजाइन करें। तो हमने उनको ये जवाब दे दिया कि हमने पहले भी कहा था कि हम रिजाइन नहीं करेंगे सिंध गवर्नमेंट से, हमारा आखिरी ऑप्शन होगा। जिस तरह बिलावल ने कहा था कि ये एटम बम की सूरत इख्तियार करेगा, तो आपने इतनी जल्दबाजी में किसके कहने पर आप लोग जो है ये कह रहे हैं कि सिंध असेंबली से रिजाइन करें। उसके वजह से हमारे इख्तलाफात बढ़े, कुछ बयानात के जैसे इख्तलाफात बढ़े, लेकिन अभी मेरे ख्याल में बर्फ पिघल चुका है, पिघल नहीं रहा है बल्कि पिघल चुकी है, और अब इंशाल्लाह जो है ये मजीद इस तरह के टेंशन आपस में नहीं हो। चले, वो 4 तारीख को नबील साहब सीईसी से जो फैसला आएगा वो तो आएगा, लेकिन आप खुद क्या समझते हैं, चूँकि ज़ाहिर सियासी मामलात पर बड़ी आपकी गहरी गिरफ्त है, बड़ी गहरी नज़र भी है, तो क्या पीपल्स पार्टी को और पूरी पीडीएम को इस मौके पर, लॉन्ग मार्च के मौके पर इस्तीफे देने चाहिए, या फिर ये लॉन्ग मार्च कर लें, वापस आ जाएं, उसके बाद फिर इस्तीफों का ऑप्शन अप्लाई करें? अभी भी अपने उस स्ट्रेटजी पर कायम है आप और आपकी जमात? हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हमने पीडीएम को कहा है कि आप इस्तीफा देना शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें आप लोग, और कौमी असेंबली से इस्तीफा दें सबसे पहले, उसके बाद पंजाब असेंबली से इस्तीफा दें, और उसके बाद आखिरी में जो है लॉन्ग मार्च जब शुरू हो जाएगा, जब आप पहुँचेंगे इस्लामाबाद, लॉन्ग मार्च की तारीख आपने अपने से ही जो है हमारे बगैर कंसल्टेशन का आपने जो है कैंसिल कर दिया। 26 तारीख को जो रखा था मार्च के, आप दोबारा से एक तारीख का अनाउंस करें, हम लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं। और उसके बाद आखिरी में जो ऑप्शन जो लास्ट रह जाएगा उससे असेंबली का हो जाएगा, उससे हमने कभी मना नहीं किया कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन बात यह कि शुरुआत पहले आप लोग करें कौमी असेंबली से। अच्छा, लेकिन नबील साहब जी अभी सूरत हाल ऐसी तो नहीं हो जाएगी कि लॉन्ग मार्च वहाँ पहुँच जाए, इस्लामाबाद में बैठे हैं मौलाना साहब और तमाम लोग, और वो मुतालबा वफाकी हुकूमत से करने के बजाय सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी से मुतालबा कर रहे हो कि आप इस्तीफ़ा दें, आपके इस्तीफ़े तक हम वापस नहीं आएंगे, और पीपल्स पार्टी उस वक्त भी इनकार कर रही हो कि जी हम सिंध हुकूमत नहीं छोड़ रहे? मैं आपको एक बार बताऊं, अगर इनमें थोड़ी सी भी मैं अब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सियासत के अंदर जो है ना, सियासत एक बड़ी बेरहम चीज़ है और एक बेरहम खेल है, और जिस तरीके से शतरंज के खेल है ना, उस तरीके से खेला जाना चाहिए। अगर आप सिंध की हुकूमत रहने देते हैं तो आपको इससे पीडीएम को बड़े फायदे हैं, क्योंकि सिंध हुकूमत 18वीं तरमीम के बाद कोई भी सूबाई हुकूमत जब आपके पास होती है तो आप देखें ना, इस वक्त इमरान खान सिर्फ और 24 किलोमीटर का वजीर आज़म है इस्लामाबाद का, लेकिन सारे जो है इस वक्त पावर्स जो है वो सूबाई हुकूमत के पास है। हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि हम पंजाब असेंबली के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए, और हमारी तैयारी भी थी, हमारी बातचीत भी हो गई थी, और हम चाह रहे थे कि पीटीआई की हुकूमत को पंजाब असेंबली से पहले ख़त्म की जाए, लेकिन उस पर जो है मुस्लिम लीग नून ने एतराज़ात किए, और मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती है कि उस्मान बोजदार की हुकूमत चली जाए। उनका कहना ये है कि वो इतना कमज़ोर वज़ीर आला है, अगर वो जितना रहेगा इतना ही वो अनपॉपुलर होगा और इतना ही मुस्लिम लीग नून पॉपुलर होगी, और अगर चौधरी बरादरान में से किसी को बना दिया जाएगा तो वो पंजाब में दोबारा अपनी गिरफ्त को मजबूत करेंगे। ये उनकी सोच है, ये उनकी परसेप्शन है। लेकिन हमने कहा कि अगर पीटीआई पंजाब से हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो फिर सिर्फ इस्लामाबाद का प्राइम मिनिस्टर रह जाएगा, उसको गिराना हमारे लिए आसान होगा। ये सारी चीज़ें जो उन्होंने नहीं मानी है, अब उनको भी कुछ हमारी शराइत माननी पड़ेगी और कुछ हमें भी माननी पड़ेगी।
4 अप्रैल को हमारा फैसला आ जाएगा, जो कि यही फैसला मुझे लगता है होगा कि पहले आप इस्तीफा पंजाब असेंबली और कौमी असेंबली से दें और आखिरी में फिर सिंध असेंबली के बारे में आपको बताएंगे कि ये पंजाब में अदम एतमाद लाने वाले मामले पर सिर्फ नून लीग इनकारी है या मौलाना साहब खुद भी इनकारी हैं? चूंकि आज जो उन्होंने बयान दिया है कि ये बच्चों वाली सियासत खत्म की जाए, ज़ाहिर है इशारा वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ, मरियम नवाज साहिबा की तरफ कर रहे हैं, तो अब वो खुद उस शतरंज के बड़े खिलाड़ी के तौर पर अपने आप को मनवा रहे हैं चूंकि वो PDM के सरबराह हैं। क्या उनको भी एतराज़ है इस अदम एतमाद वाले मामले पर? नहीं, उनको एतराज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है मुस्लिम लीग नून वालों को एतराज़ है। मौलाना फजल रहमान साहब को एतराज़ नहीं है, बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब ने हमारे इस तजवीज़ को अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा आप बात सही कर रहे हैं, क्योंकि देखें ये कहते हैं कि 10 पार्टी वाले जो जमात है उसको हम 165 वाली जमात क्यों सपोर्ट करें। ये देखें, ये सियासत में आपको कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो तो सबसे पहले आप उनका जो मेन पिलर है वो है पंजाब की हुकूमत। उस पिलर को जो है जब आप देखें ना, गाड़ी के 4 पहिए होते हैं तो गाड़ी चलती है, लेकिन जब आप एक या निकाल देंगे तो वो गाड़ी पंचर होकर खड़ी हो जाएगी। तो हम समझते हैं अगर पंजाब असेंबली में हमें किसी को भी लाना पड़े, लेकिन अगर PTI की गवर्नमेंट खत्म होती है पंजाब में तो हमें पूरा यकीन है कि फेडरल में भी खत्म हो जाएगी। अच्छा नबील, अब 6 माह पहले जब मरियम साहिबा नैब में पेश हुई थी तो नून लीग भी उस वक्त भी एक काफिले की सूरत में हो गई थी और गाड़ियों में पत्थरों से भरी हुई थैलियां बरामद हुई थी, फिर वहाँ गोलियां भी चली, वहाँ पत्थर भी चले। अब तो PDM की तमाम जमातें जा रही हैं मरियम नवाज से इज़हार यकजहती के लिए, तो ये पत्थरों की जगह फूल होंगे या कुछ डंडे पत्थर गमले वगैरह साथ लेकर जाने का प्लान है आप लोगों का? देखिए, अगर वो हमें फूल मारेंगे हम उनके उसको बदले में फूल मारेंगे, अगर वो हमें पत्थर मारेंगे उसके बदले हम भी पत्थर मारेंगे। बात ये है कि अब ये सियासत जो है ना, ये एक क्लाइमैक्स तक पहुंच गया है और ये एक मैं समझता हूँ बड़े टेंस सिचुएशन में पहुंच गया है और टेंस सूरत हाल में पहुंच गया और इस तरह की गलती नहीं हुकूमत करेगी, मुझे पूरा यकीन है। पीपल्स पार्टी के खासकर वर्करों का कोई इरादा नहीं है कि वो कानून अपने हाथ में ले और यही मैं समझता हूँ अपोजिशन के दीगर कारकुनों को भी कहा गया है कि कानून हाथ में नहीं लेना है। जब हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, हमारे वर्कर्स कानून हाथ में नहीं लेंगे, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन या रेंजर्स या पुलिस जो है वो रुकावट क्यों पैदा करेगी। रुकावट पैदा करने की सूरत में कोई भी सिचुएशन पैदा हो सकती है जो कि बहुत खतरनाक हो सकती है, तो इसलिए ये उसके हक में नहीं होगा, हुकूमत के हक में। बहुत बहुत शुक्रिया। नबील गबूल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी मरियम नवाज के साथ इज़हार यकजहती के लिए 26 मार्च को जाएंगे और ये लॉन्ग मार्च की रिहर्सल है और इसमें अगर सामने से फूल बरसाए जाएंगे तो जवाब फूल से दिया जाएगा और अगर पत्थर बरसाए जाएंगे तो जवाब भी पत्थर से दिया जाएगा। इसका मतलब कि नबील गबूल साहब ने वाज़ेह इशारा दे दिया है कि पूरी तैयारी के साथ PDM इस लॉन्ग मार्च की रिहर्सल करने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब ज़रा उनसे ये सूरत हाल जानते हैं कि मरियम नवाज़ की अबूरी ज़मानत तो 12 अप्रैल तक मंजूर हो गई है, लेकिन इतना बड़ा एक काफिला लेकर जा रही हैं और अब नैब लाहौर को भी रेड जोन करार दे दिया गया, तो इसकी क्या वजूहत हैं? बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब नैब लाहौर इस वक्त रेड जोन है, वहाँ पर रेंजर्स भी होगी, पुलिस भी होगी, लेकिन अपोजिशन तो ये यकीन दिला रही है कि हम अमन अमान की सूरत हाल को नहीं ख़राब करेंगे, सिर्फ वहाँ इज़हार यकजहती के लिए जाएंगे, मरियम साहिबा पेश होंगी और फिर वापस आ जाएंगे। अगर फूल बरसाए जाएंगे तो जवाब फूल से और अगर पत्थर बरसाए गए तो जवाब पत्थर से होगा। तो बैरिस्टर साहब क्या तैयारियाँ हैं फिर हुकूमत की? जी देखें, सबसे पहले तो बड़ी अफसोसनाक बात है कि इस तरह बात हो हजूम लेके जाएंगे, क्योंकि उनको तो पेश होना है। अगर उन्हें कोई उनको सपोर्ट की ज़रूरत है तो 10-12 लोग ले जाएं, जो एक आम देखने में आता है, इसी तरह होता है। कौन सा किसी ने अरेस्ट कर लेना है, वैसे ही उन्होंने बेल ले ली हुई है। तो ये जब इस तरह का हजूम ले जाने की प्लानिंग हो रही हो तो उससे पे शक व शुबात होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि क्या कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो नहीं क्रिएट करने जा रहे, और इसी की वजह से आप देखें कि उसको डिक्लेयर करना पड़ा है रेड जोन और रेंजर्स को बुलाना पड़ा है ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो। मेरा ख्याल है हर मामले में एक गलत एडवाइस दी जाती है और फिर एक मेरा ख्याल है इमेच्योर किस्म की हरकत की जाती है अपोजिशन की तरफ से, जो कि एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी कभी भी ना ऐसा करे। आप देखें जिस तरह ये केस फाइल हुआ, सब कह रहे थे, कम से कम मैं तो बार बार ये कह रहा था कि अदालत की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, आप क्यों फाइल कर रहे हैं केस। वो पीपल्स पार्टी ने केस फाइल कर दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज उसको डिसमिस कर दिया। इसी तरह
आप ये भी देखें कि वो एक पेश होना है, सिर्फ जाके जो जवाबात देने हैं, उसके लिए आपको हजूम ले जाने की क्या ज़रूरत है? ये सवाल आपको एक रीज़नेबल आदमी जो है, आम आदमी है, वो पूछना चाहिए उसको। और मैं जब अपने आप से पूछता हूँ तो सिर्फ एक ही जवाब नज़र आता है कि वो इसलिए चाहिए, इतना लोगों को लेके जाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि कोई ना कोई इरादा है कि कोई तोड़ फोड़ हो, कोई खुदा न खास्ता कोई लड़ाई ना हो जाए, कोई तसादम ना हो जाए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और लोगों में, और उसमें किसी को कोई ज़ख्मी ना हो जाए खुदा न खास्ता। इस किस्म की जब बात की जाए तो फिर आपको पहले से ही सिक्योरिटी लेनी पड़ती है, वरना खुदा न खास्ता ये होगा कि अगर सिक्योरिटी ना ली और फिर मॉब ने कोई वायलेंस किया तो फिर कहा जाएगा कि आपने क्यों नहीं इंतज़ाम किए, जबकि पहले से डिक्लेयर हो गया था कि लोग आ रहे हैं। तो मुझे तो उम्मीद ये है कि अगर आ भी रहे हैं लोग या लोग लेके भी आ रहे हैं तो उनको वो पुरअमन होंगे और वो अपने हियरिंग के बाद या मीटिंग के बाद चले जाएंगे और किसी किस्म का इशू नहीं क्रिएट होगा। पॉलिटिकली इसका इम्पैक्ट तो ये होगा कि लॉन्ग मार्च की रिहर्सल के तौर पर वो इस इवेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, मॉब देखना चाहते हैं कि कितना वो जमा करने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन कानूनी नुक्ता निगाह से क्या नैब या कोई भी अदालत किसी को बुलाए पेशी पर, ज़ाहिर है जिसको बुलाया जाता है वो मुल्जिम ही होता है, तो वो मुल्जिम अपने साथ इतने सारे लोगों को लेकर जाए, तो इस बारे में कानून क्या कहता है? क्या ये कानून के एतबार से काबिल सज़ा जुर्म के ज़ुमरे में आता है, या ये एक आम सी बात है कि कोई भी शख्स जितना बड़ा मजमा भी ले जाए? जी, ये सच तो ये जुर्म नहीं होगा, लेकिन एक ज़रूर बात है, अगर ये वायलेंट हो गया तो फिर तो ये क्राइम बन जाएगा और जो लोग मजमा इकट्ठा करके ले जा रहे हैं वो जिम्मेदार होंगे। वैसे लोगों को ले जाना या एक जुलूस की शक्ल में किसी जगह जाना एक जुर्म नहीं है। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं जो मैं सोच रहा था, और वो ये है कि उन्होंने मरियम बीबी ने एक बेल ली है और बेल जमानत ली है, यानी कि, और ये जो जिस तरह की पोजीशन में डाल रही हैं एक अदालत को मजमा ले जाके, ये हो सकता है कि बेल की कैंसिलेशन के या बेल को एक्सटेंड ना करने की एक वजह बन जाए। अच्छा। सो उनको ये सोच लेना चाहिए कि क्या उनका जो इम्पैक्ट उन्होंने जो दिया, क्योंकि जब बेल दी तो उसका मतलब ये है कि वो कह रही हैं कि मैं पेश होना चाहती हूँ और मुझे इजाज़त दें कि मुझे अरेस्ट ना किया जाए। तो वो इजाज़त के साथ साथ एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि आप किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर नहीं क्रिएट करेंगे, आप अदालत जिसके पास जा रहे हैं उसके ऊपर कोई दबाव डालने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये जब हो सकता है कि कल को ये बेल की कंडीशन की वायलेशन हो, खिलाफ वर्जी हो, और वो जो बेल की कंडीशन है उसकी वजह से बेल रिजेक्ट हो जाए। वैसे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो जो लास्ट उनकी पेशी थी उस वक्त भी क्रिएट हुई थी। अब ज़ाहिर है इस वक्त तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पहले से, नैब ने भी इंतजाम कर लिए, रेंजर्स डिप्लॉय कर दी, पुलिस भी वहाँ मौजूद होगी, लेकिन इसके अलावा और कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं कि ये इस काफिले की सूरत में ना जाएं? क्या दफ़ा 144 नाफिज हो सकती है उस एक मखसूस इलाके में, या कोई और स्टेप ऐसा लिया जा सकता है कि अगर कोई सिचुएशन क्लैश की तरफ बढ़ रही है तो उसको वक्त से पहले ही रोक दिया जाए? जी, वक्त से पहले तो रोकने के इकदाम किए जा रहे हैं, और ये एक सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट है उसका यही मकसद है कि कोई किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट ना हो। अगर हो या कोई एक या दो शख्स करते हैं तो उनको फिर काबू पा लिया जाए। लेकिन आप जो सजेस्ट कर रहे हैं ये भी हो सकता है, ये भी एक हुकूमत के पास बहुत सारे इख्तियारात हैं कानून में कि वो मजमे को किसी जगह पे जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का ख़तरा हो वहाँ रोकने के लिए इक़दाम करें, और उनमें से एक ये भी है कि आप लोगों को बैन ही कर दें कि वो आ ही नहीं सकते, और अगर कोई आएगा तो उसको आने से पहले ही अरेस्ट कर लिया जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो इंफॉर्मेशन आती है उसके मुताबिक वो फैसला करते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, अगर उनको ऐसा कोई इंफॉर्मेशन आ रही है कि किसी किस्म का प्लान्ड वायलेंस होने लगा है तो फिर उसको वो प्रीएम्प्ट करने के लिए, उसको पहले से ही कंट्रोल करने के लिए वो इक़दाम ले सकते हैं। और वैसे जिस तरह ये ऑपोजिशन इसको लॉन्ग मार्च की रिहर्सल के तौर पर ले रही है, तो गवर्नमेंट भी इसको उसी चैलेंज के तौर पर ले रही है कि चूंकि आने वाले दिनों में इन तमाम जमातों ने लॉन्ग मार्च भी करना है,
तो इस पूरी सिचुएशन को गवर्नमेंट भी उसी तरह से चैलेंज लेके हैंडल करने की कोशिश करे जैसे उसने आगे लॉन्ग मार्च करना है, यानी गवर्नमेंट भी उसी लॉन्ग मार्च की रिहर्सल के तौर पर इस इवेंट को ले रही है? नहीं जी, देखिए ये इवेंट और लॉन्ग मार्च अगर होती है तो उस पर बिल्कुल बहुत मुख्तलिफ दो चीज़ें हैं। लॉन्ग मार्च तो हम वेलकम करेंगे, वो एक जमहूरी हक है किसी का भी, और वो किसी जगह एहतजाज करना चाहते हैं, लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो आइन के तहत आज़ाद हैं, करें एज लॉन्ग एज जब तक कि वो पुरअमन रहे। अगर पुरअमन नहीं रहेगा लॉन्ग मार्च तो फिर उसके इक़दाम मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग मार्च तो उस क्राइटेरिया में आप देखें, ये जो मजमा लेके जाना है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये एक इसका मकसद नहीं है, इसका मकसद सिर्फ यही हो सकता है जैसा मैंने पहले कहा कि आप प्रेशर में डाल रहे हैं अदालतों को, आप किसी किस्म का वायलेंस, तशद्दुद, किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, चाहे अपने ही आदमियों को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हों, तो ये ज़रा मुख्तलिफ, इसको मुख्तलिफ एंगल से देखती है हुकूमत। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कंट्रोल करना, लॉन्ग मार्च एक पॉलिटिकल इशू है। तो बैरिस्टर साहब, अब ज़ाहिर है पिछले कुछ दिनों से तो ये पीडीएम ज़रा बिखरी महसूस हो रही थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में इनके दरमियान कशीदगी तलखी बढ़ रही थी। लेकिन आज मौलाना साहब ने बड़ा सरगर्म वो रहे, मुतहरिक रहे और बड़ा किरदार अदा किया दोनों को एक बार फिर करीब लाने में। तो अब ज़ाहिर परसों ये लोग फिर इज़हार यकजहती करेंगे, यकजा हो जाएंगे, लॉन्ग मार्च की सूरत में हो जाएंगे भी। तो अब गवर्नमेंट के लिए पॉलिटिकल ये कितना बड़ा प्रेशर होगा? आप कह रहे हैं कि अदालतों को या एहतसाब के इदारों को प्रेशर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट इसका कितना प्रेशर ले रही है? जी, गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं, क्योंकि एक चीज़ बड़ी क्लियर है और उसके बहुत सारे सबूत भी मिल चुके हैं और वो मंतक के मुताबिक भी है, और वो ये है कि ये इतनी मुख्तलिफ जमातें हैं, इनकी मैनिफेस्टो इतना मुख्तलिफ है, इनके लीडरान इतने मुख्तलिफ हैं, इतने ख्यालात इतने मुख्तलिफ हैं, इनके सपोर्टर्स आपस में दुश्मन हैं, इनको जो पब्लिक सपोर्ट करती है वो एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करती। तो इनके ये इसको मैं कहता हूँ कि इन्होंने इम्प्लोड करना था, यानी इन्होंने खुद ही तबाह होना था और अपने इख्तिलाफात की वजह से तबाह होना था। उसका आपने थोड़ा सा रिहर्सल तो देख लिया था, और जो दरारें पड़ चुकी हैं ये मेरा ख्याल है बढ़ती जाएंगी। ये एक मुस्तहकम, चूँकि एक जमात नहीं, मर्जर तो है नहीं, ये तो एक अलायंस है लूज सा, और उसका मकसद सिंपली ये है कि आप हुकूमत को प्रेशराइज करें, जो प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कहते भी रहे हैं कि प्रेशराइज करेंगे किसी ना किसी तरह, किसी को इनमें से आप एनआरओ दे दें, इनमें से किसी को भी अगर आपने किसी किस्म की रियायत दी करप्शन में तो वो फौरन ये अलायंस छोड़ के चले जाएंगे, जो कि होना नहीं है। लेकिन इनका चूंकि मकसद भी गलत है और इनका आपस में जो इख्तलाफात है इतने ज़्यादा हैं कि इन्होंने इम्प्लोड होना ही होना है, इन्होंने तबाह होना ही है अपने ही प्रॉब्लम से, तो इसलिए हुकूमत को किसी किस्म का डर नहीं। इसके अलावा आपने ये भी देखा था कि जो इन्होंने ऑपोजिशन ने कुछ किए थे अपने प्रोग्राम्स, कहता हूँ मैं उनको, उनमें से एक दो तो शायद तादाद ठीक थी लोगों की, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि वो जो उनके थे गैदरिंग्स वो बिल्कुल छोटी होती गई और आखिर में इतनी कम रह गई कि इनको वो ख़त्म करना पड़ा सिलसिला जो उन्होंने शुरू किया था मुख्तलिफ जगहों पे जलसों का। सही। तो इसलिए लॉन्ग मार्च का भी मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी मैसिव गैदरिंग होगी। लोग समझ गए हैं उनकी सारी टैक्टिक्स को। बैरिस्टर साहब, एक ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर मैं आपके सामने सवाल लेकर आता हूँ कि इलेक्शन कमीशन इतना सुस्त रवि का शिकार क्यों है। गिलानी साहब का वीडियो स्कैंडल इलेक्शन कमीशन में इस वक्त भी ज़ेरे समात है, लेकिन वहाँ इतनी सुस्त रवि के साथ क्यों ये सिलसिला जारी है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज पीपल्स पार्टी की पिटीशन को मुस्तरद कर दिया है। एक ब्रेक के बाद आपके सामने सवाल रखता हूँ। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर अली जफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो बैरिस्टर साहब, अब ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज पिटीशन पीपल्स पार्टी की डिसमिस हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन में जो वीडियो स्कैंडल चल रहा है, ज़ाहिर है उसमें भी गिलानी साहब के बेटे की इन्वॉल्वमेंट और फिर उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ MNAs भी इन्वॉल्व हैं। वहाँ इतना डिले क्यों हो रहा है? अब तक उसका क्यों कोई वाज़ेह फैसला नहीं आ सका? उस पर कोई डिसीजन अब तक क्यों नहीं आया? क्या समझते हैं आप, किस तरफ जा रहा है वो केस? जी देखिए, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के केस ताल्लुक है, दो एक ही किस्म के केस थे। एक केस था डस्का 75 का, उसमें तो वीडियोस देखने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने
एक दिन में ही, कोई 2 दिन में, बल्कि हाँ 2 दिन की हियरिंग्स के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर दिया कि ये वीडियोस की वजह से पूरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें लॉ एंड ऑर्डर था, लोग हरासा हो रहे थे, लोग डरे हुए थे, तशद्दुद हो रहा था, इसलिए पूरी की पूरी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसमें री इलेक्शन होगा। ये तो इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन में फैसला कर दिया था। जब ये दूसरा करप्शन का मामला आया उसमें भी वीडियोस थे, उसमें कोर्ट ने, हमने यही कहा कि ये नोटिफिकेशन को आप कम से कम सस्पेंड कर दें, क्योंकि वीडियोस आपके सामने आ गई हैं, उससे जाहिर हो रहा है कि करप्शन है। लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्लो है, वो आहिस्ता चल रही है, और उन्होंने इंक्वायरी तो शुरू कर दी, नोटिस तो दे दिए, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई बहुत आहिस्ता हो रही है। अभी तक उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक नहीं शुरू की, वो अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या जवाबात आते हैं। और जहाँ तक उन्होंने एक ऑर्डर में लिखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि आप पीटीआई को लिखा था, कहा था, ऑर्डर में कहा था कि आप अपने 2 MNAs को भी पार्टी बनाएं। तो वो जो 2 MNAs हैं उनके एफिडेविट्स लगाए गए हैं, उनको पार्टी तो बना दिया गया है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म फरमाया था, लेकिन उनके एफिडेविट्स में बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि हमने पैसे नहीं लिए, हमने ये वीडियो बनाया अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी हिफाजत के लिए और अपनी पार्टी की खातिर, ताकि ये हम जाहिर कर सकें, ये सबूत फराम कर सकें इलेक्शन कमीशन को कि ये वाकई ही करप्शन हो रही है। अब वो सबूत आ गया इलेक्शन कमीशन के पास, उसके ऊपर इंक्वायरी करना उनका काम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अली जफर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, उनका मौक़िफ़ आपने जाना। अब इस पूरी सूरत हाल पर नून लीग का मौक़िफ़ भी जानते हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। आज मरियम साहिबा का बयान आया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कोई इख्तलाफ नहीं है और पीपल्स पार्टी की अपनी हिकमत अमली है, हमारी अपनी। तो अभी 2-3 रोज़ पहले जब ट्वीट किया था उसमें फिर वो सिलेक्टेड का मुतबादिल कौन था, कौन तैयार हो रहा था, उस पर पीपल्स पार्टी का रिएक्शन भी आया। यानी एक दिन नून लीग की क़यादत की जानिब से बयान कुछ आता है और अगले दिन फिर ख्यालात बदल जाते हैं। राना साहब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में देखिए, पार्टी के जो पॉइंट ऑफ व्यू है हर इशू पे, हर पार्टी के डिफरेंट हैं, लेकिन जहाँ तक हमारी स्ट्रगल का तल्लक है वो 1 पॉइंट एजेंडा है टू रिस्टोर द डेमोक्रेसी एंड रियल स्पिरिट, या कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल हो, इम्प्लीमेंट हो सही कॉन्स्टिट्यूशन टोटल। तो उसमें मेरा किसी को नहीं, पीपल्स पार्टी की भी एक हिस्ट्री है, बड़ी पॉलिटिकल, उन्होंने डेमोक्रेटिक स्ट्रगल की हुई है, बड़ी उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। इस तरह हमारी भी जद्दोजहद, हमने बेशुमार मुशर्रफ के दौर में भी जेलें काटी, अभी भी जिस तरह का दौर गुजरा है आपके सामने है। तो मेरा हाल टारगेट एक ही है, मंजिल एक ही है, उस पर जाने के रास्ते कुछ अपने अपने अंदाज में बयान किए जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फैसले हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं आजकल। असल में बात यह है कि मीडिया इतना ज़्यादा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग या मजबूत या एक ताकतवर एक मैं समझता हूँ इंस्ट्रूमेंट है, जिससे जो मीटिंग होती है, जो जिसमें वो जो बातें शातें होती हैं, जिस तरह कुछ आप ऑब्जर्वेशन देखें, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के जजेस साहबान कोई ऑब्जर्वेशन देते हैं तो टिकर चल रहे होते हैं, लेकिन जजमेंट में उनका कोई जिक्र नहीं होता, लेकिन वो टिकर बड़े एक किस्म के मसालेदार या खबरियत, जिसमें आप अपनी डेफिनेशन में कह सकते हैं, तो वो बनाने के लिए वो सारी चीज़ें अखबारात में आती है, चीज़ें की अंदरूनी कहानी क्या है, किस तरह बातें होती हैं। लेकिन इशू तो जो मेन है वो आपके सामने है, जो बड़ा एक हमारे सामने मिशन है, वो तो ये है कि जहाँ आइन की बालादस्ती हो, जो जमहूरी अदारे हैं, पार्लियामेंट है, वो उसकी बालादस्ती हो और वो मजबूत हो। लेकिन अभी आपने देखा जिस तरह इस दौर में पार्लियामेंट को डिसफंक्शनल किया हुआ है, अंडरमाइन किया हुआ है, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस लाए जाते हैं, बल्कि अप्रोच बिल्कुल फाशिस्ट किस्म की अप्रोच है। तो इसको इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये किसी तरीके से भी आमरीत के दौर से बल्कि उससे ज़्यादा आगे बढ़े हुए हैं। तो मसला कोई ऐसा नहीं है जिस तरह आप जिस मिशन को लेकर ये पूरी पीडीएम चल रही है, जो टारगेट आपको हासिल करना है, उसके हासिल होने तक नून लीग को आसिफ अली जरदारी साहब पर मुकम्मल एतमाद है और रहेगा? नहीं, इतमाद की बात नहीं, मैं फिर कहता हूँ कि अपनी अपनी पार्टी कल को हमने अपने अपने इलेक्शन लड़ने हैं, और जहाँ तक इस अंडरस्टैंडिंग का तल्लक है, वो आपको पता है APC हमारी हुई, APC में 26 पॉइंट्स एक डिक्लेरेशन आया
जिसमें सारे पार्टीज के जो सरबराह थे वो उन्होंने सिग्नेटरी थे और उस पर वो एग्री किया हुआ है 26 पॉइंट्स पे। सही। तो उसमें सारे ऑप्शंस का जिक्र है, ताकि रेजिग्नेशन जो है इस्तीफे उनका भी जिक्र है। लेकिन वो टाइम की बात करते हैं कि टाइम का, जिस तरह उन्होंने अभी कहा कि ज़िमनी इलेक्शन लड़ने चाहिए, हमें सेनेट के इलेक्शन लड़ने चाहिए, ये पीपल्स पार्टी की तजवीज़ थी। तो मैं समझता हूँ कि उसमें काफ़ी रिजल्ट जो है बड़े पॉजिटिव आए। राना साहब, इस तजवीज़ पर बिलावल साहब खासे खफा थे। सिराजुल हक साहब के साथ जब खड़े होकर गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने भी सुना होगा, वो कह रहे थे कि हम पूछेंगे कि ये किसने अचानक तजवीज़ दी, ये तजवीज़ तो प्लान का हिस्सा नहीं थी, फिर अचानक से तजवीज़ कैसे आई। तो ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके इल्म में नहीं है कि तजवीज़ किसने और कहाँ से आई है। नहीं, देखें, दोनों तरफ से मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी का भी बड़ी देर से एक सिलसिला चल रहा था कि हम इस्तीफे जो हैं इस मौके पे नहीं देंगे और किसी मुनासिब वक्त पे लास्ट ऑप्शन के तौर पे हम इसको रखेंगे और उस वक्त एक्सरसाइज करेंगे जब हम देखेंगे कि अब सारी चीज़ें एग्जॉस्ट हो गई हैं, सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट हो गए हैं। तो अभी ये तजवीज़ जो है मैं समझता हूँ देने वालों ने भी पहले तो बात कर लेते आपस में और उन्होंने भी कोई ज़्यादा ही रिएक्शन शो किया। 12 लॉन्ग मार्च मैं समझता हूँ कि जो पोस्टपोन हुआ है वो भी शायद हरीडली कर लिया। उन्होंने तो रिएक्शन इसलिए शो किया कि जब आपने उनको सिलेक्टेड होने का इशारा कर दिया तो वो इशारा उन्होंने अपने ऊपर लिया और फिर रिएक्शन भी शो कर दिया। नहीं, देखिए, पॉलिटिक्स में तो यही है ना कि बड़ी अब्ज़ॉर्ब बंदा करता है, टॉलरेंस होती है, पेशेंस होती है। यही तो एक डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल पार्टीज या जो लोग स्ट्रगल करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, आपने देखा है। तो मैं समझता हूँ अगर कोई बात किसी तरह किसी ज़रिए से आ भी जाए तो उसको किसी इस अंदाज से नहीं लेना चाहिए कि आगे से उसी तरह का रिएक्शन शो किया जाए या उससे भी सख्त स्टेटमेंट दे दी जाए। मैं समझता हूँ अल्टीमेटली हमने जिस तरफ जा रहे हैं वो हमारा मुश्तरका एक मिशन है, एक मंजिल है, उसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। वरना माजी जो है अगर इशारा किसी की तरफ करें तो माजी तो मेरा साहब का इसी तरह ही है, स्टार्ट जिस तरह सियासत में हुए, क्योंकि आधा जो टाइम है पाकिस्तान की तारीख का वो तो आमरीत में गुजरा है। अगर आमरीत में कोई चीज़ बाहर निकलती है, मर्ज होती है या ट्रांजिशनल पीरियड होता है, वो पॉलिटिकल प्रोसेस में पढ़ते हैं तो उससे बाद गुजरना पड़ता है। सही। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की बात करनी वो सारे गुजरे हैं इस दौर से। सही। इनिशियल वो कहाँ से स्टार्ट किया, लेकिन अल्टीमेटली वही नज़रिया जो ज़हन में होता है कि होता तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकली बंदे होते हैं, ये जो लोग होते हैं, जिस तरह भुट्टो साहब का था या मियां नवाज शरीफ साहब ने, आपको पता है डिक्टेशन, मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। वो भी आपको याद होगा जब उन्होंने कहा था गुलाम इसहाक के टाइम पे कि प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक साहब थे तो उन्होंने कहा मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। तो ये चीज़ें सारी एक, और फिर बड़ी स्ट्रगल है इसमें, बड़ी जेलें काटी, जलावतनियाँ काटी, सब कुछ किया, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। सही। वो तारीख तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये एक बड़ी अहम तारीख जो 26 मार्च को होने जा रही है, ये क्या नैब लाहौर को फतह करने जा रहे हैं? ये काफिला ये किसी जंगी काफिले की सूरत में जाएगा या मुकम्मल तौर पर पुरअमन होगा? ये मकसद क्या है इतने हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों को ले जाने का? देखें, जब इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हों, जब बिल्कुल ही बाइस्ड और रेगुलर अप्रोच हो, स्पेशली अपोजिशन के लोगों के साथ, तो नेचुरली जो वर्कर होते हैं किसी पार्टी की भी, वो सॉलिडारिटी यकजहती शो करने के लिए अपने बिल्कुल लीडरान के साथ जाते हैं। उन्होंने कोई अंदर तो नहीं जाना था। पिछली दफा ये आपने देखा, अगर लोग साथ थे तो उस पर पुलिस को या किसी एजेंसी को, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी को इस तरह का रिएक्ट। पिछली बार तो गाड़ियों से पत्थरों के थैले भी निकले थे, वो पत्थर फिर दूसरी तरफ पुलिस पर और फोर्सेस पर बरसाए भी गए। पुलिस पे चले फर्ज करें, ये तो बात ही गलत है। अगर फर्ज करें ये बात थी तो पत्थर खामखा तो नहीं मारते ना। अगर आगे से रेजिस्टेंस हो, अंदर रोके जाए लोग, तो गेट पे मरियम बीबी ने तो अकेले ही अंदर जाना था, जत्थे तो नहीं अंदर जा सकते, ये तो हो ही नहीं ना सकता। लेकिन लेकर तो साथ गए, तैयारी से तो गए थे आप लोग ना पत्थर लेकर। इस बार भी तैयारी, अभी तो प्री रेस्ट बेल हो गई है, तो वो जो तसर है कि जी इनको डर है कि पकड़े ना जाएं, और उधर से भी नैब का भी एक एलामिया आया कि ऐसा कोई ज़राए से, एलामिया नहीं ज़राए से, उन्होंने नैब के ज़राए से खबर चल रही थी कि गिरफ्तारी का कोई हमारा नई प्रोग्राम या ऐसी बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसको भी, उनको भी अगर कोई ऐसी चीज़ करेंगे तो उससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होगी। उनको भी चाहिए कि हैंडल विद केयर वाला नहीं लफ्ज़ होता है, हैंडल विद केयर,
इस तरह के मामलात। राना साहब, अब तो बेल हो गई है, अब तो ज़ाहिर है 12 अप्रैल तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती, तो फिर अब ज़रूरत क्या है पूरा इस लॉन्ग मार्च की रिहर्सल करने की, एक छोटा लॉन्ग मार्च करने की? आराम से जाएं, 4 गाड़ियां लेकर पेशी के बाद वापस आ जाएं, कोई गिरफ्तारी तो हो नहीं सकती, अब तो बेल हो चुकी है। नहीं, अगर वर्कर आ जाते हैं तो देखें ना, अभी हमारे लीडरों की पेशियां होती हैं, जिस तरह इन्होंने नैब कोर्ट में जो लोग आते हैं, हमजा शहबाज साहब थे या शहबाज साहब आते हैं या दूसरे लोग आते हैं, तो लोग जाते हैं। राना साहब, आने में और बुलाने में फ़र्क होता है। खुद आना एक अलग बात है, यहाँ तो मरियम साहिबा ने जलसे खिताब में दावत भी दी और फिर मौलाना साहब ने भी ऐलान किया कि पीडीएम की तमाम जमातें जाएं और पाबंद कर दिया सबको जाने के लिए, तो ये तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है। नहीं, बुलाया तो नहीं, लेकिन ये एक बात है कि लोग जाना चाहते हैं। मौलाना साहब ने भी अपना एक पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे कहा कि जी लोग बिल्कुल पीडीएम भी साथ होगी, इसलिए होगी कि पता चले कि हम इकट्ठे हैं और कोई भी अगर इंतकामी कार्रवाई होती है तो उस पर हम बिल्कुल रिएक्शन देंगे अपना। तो मैं नहीं समझता इसमें कोई ऐसी बात है, अगर अनलेस कि एक पीसफुल कोई जा रहा है जुलूस या प्रोसेशन या कोई वहाँ तक लोग जा रहे हैं यकजहती के लिए, तो मैं नहीं समझता कि उस पर किसी को इतराज़ होना चाहिए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। राना तनवीर साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। उसने एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब कराची में लोग सिर्फ के इलेक्ट्रिक से परेशान नहीं है, बल्कि एक और कंपनी या माफिया बिजली फरोख्त कर रही है और किन इलाकों में बिजली फराहम की जा रही है, कौन कौन से वो इलाके हैं जो इससे मुतासर हो रहे हैं, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन इस शहर को माफियाज का सबसे बड़ा शहर भी कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा। कारोबार करने वालों को भत्ताखोर माफिया का डर है, घर या प्लॉट खरीदने वालों को लैंड माफिया का डर है, वालिदैन को यह डर रहता है कि उनके स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चे कहीं ड्रग माफिया के हत्थे ना चढ़ जाएं। पानी की बूंद बूंद को तरसते कराची के शहरियों को टैंकर माफिया ने आंसू पीने पर मजबूर कर दिया है। शहर की सड़कों पर चलने वालों को यह डर लगा रहता है कि वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स माफिया के हाथों कभी भी लुट सकते हैं। दूध बेचने वालों का डेयरी माफिया भी इस शहर में मौजूद है और बहुत सरगर्म है। यहाँ तक कि कराची को बिजली फराहम करने वाला इदारा के इलेक्ट्रिक भी एक माफिया के तौर पर काम करता है। जब उसका दिल चाहता है बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया जाता है और हुकूमत को भी ये बात मानने पर मजबूर कर दिया जाता है। और अब ये इंकशाफ सामने आया है कि इस के इलेक्ट्रिक माफिया की सब माफिया भी शहर में काम कर रही है। ये तहलका खेज इंकशाफ हुआ है कि अब कराची वालों को सिर्फ के इलेक्ट्रिक ही नहीं बल्कि एक और कंपनी भी बिजली फराहम कर रही है और उसका नाम है बी इलेक्ट्रिक। कई सालों से सरजानी के इलाके में हजारों घरों को ये बी इलेक्ट्रिक बिजली फराहम कर रही है और बाकायदा के इलेक्ट्रिक की तरह इसके बिल भी लोगों को भेजे जाते हैं। मीटर भी बी इलेक्ट्रिक ही लगाती है और बिजली का कोई भी मरम्मती काम हो इसके लिए भी सरजानी के यारो गोट के रिहायशियों को बी इलेक्ट्रिक से ही राब्ता करना पड़ता है। यानी पूरा का पूरा काम इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज से किया जा रहा है। ये बी इलेक्ट्रिक आखिर है क्या? कोई कंपनी है, कोई माफिया है या कुछ और है? इसको कौन चला रहा है? और इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि किसकी इजाज़त से इसको चलाया जा रहा है। ये तमाम बड़े अहम सवालात हैं जिनके जवाब सामने आना बहुत ज़रूरी है। अब ये बी इलेक्ट्रिक है क्या? ये कोई कंपनी है? ये कोई माफिया है? इसको कौन चला रहा है? ये तमाम सवालात जानते हैं कामरान मिनाज, बोल न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर, इस वक्त हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और इन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की, ये स्टिंग ऑपरेशन किया, तो इनसे जानते हैं कि क्या इन तमाम सवालात के जवाब इनके पास मौजूद हैं। कामरान, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये बड़ा तहलका खेज इंकशाफ है कि के इलेक्ट्रिक तो काम कर ही रही थी, ये बी इलेक्ट्रिक नाम की कंपनी ये मीटर भी लगा रही है, ये बिल्स भी छाप रही है। ये कौन चला रहा है? इसके पीछे कौन है? कौन इसकी सरपरस्ती कर रहा है? ये बहुत सारे सवालात हैं। ज़रा कैसा आपका स्टिंग ऑपरेशन रहा, पहले तो ये बताइए। जी बिल्कुल, देखें कराची शहर की अगर बात की जाए तो अंधेर नगरी चौपट राज जो है उसकी मिसाल वाज़े तौर में नज़र आती है। कराची के शहरी ऐसा लगता है कि वो इसी चीज़ के लिए रह गए हैं कि जो दिल चाहे उनके साथ किया जाए। तो स्टिंग ऑपरेशन जाहिर सी बात है इसमें मुश्किलात भी थी, परेशानियां भी थी, क्योंकि माजी में जो बी इलेक्ट्रिक कंपनी है इसका वतीरा रहा है कि ये लोगों पे हमला करने में, गुंडागर्दी करने में या बदमाशी करने में ये बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते। तो हमने मोहतात होकर इस पे काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बी इलेक्ट्रिक का जो ऑफिस उन्होंने बनाया हुआ उसके अंदर भी गए। ऑफिस किधर है ये बी इलेक्ट्रिक का? इसको चला कौन रहा है? मालकान कौन है? किसकी इजाज़त से चला रहे हैं? ज़रा इस पर मुख्तसर रोशनी डालें, फिर ज़रा राबिस्तान साहब से भी पूछते हैं ज़रा इस बारे में। जी देखें, ये यारू गोट का इलाका है, न्यू कराची अल्लाह वाली का स्टॉप है
उससे ज़रा सा आगे जाके तकरीबन 1 किलोमीटर का भी फासला नहीं है, वहाँ पर यारू गोट है जो सरजानी लगता है, और वहाँ पर जो है सरेआम जो है रोड पर ये ऑफिस बनाया गया है बी इलेक्ट्रिक का, जहाँ पर ये काम किया जा रहा है। जो इतलात मौसूल हो रही है, रजिस्टर्ड कंपनी है ये तो बी इलेक्ट्रिक कहते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन वो अब तक पेश नहीं कर सके, कोई चीज़ नहीं पेश कर सके। इनके जो मालकान हैं जो इस काम को चला रहे हैं, वहाँ ओन नामी एक शख्स है, मुर्तज़ा नामी एक शख्स है। जब उनसे हमने रब्ता किया था, पहले भी उनसे रब्ता हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आप आगे बैठ के बात करें, दोस्ती में बात कर लेते हैं। उन्होंने कोई हमें वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया था। और जो उनके बारे में ज़राए हमें बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं, माजी में जो एक सियासी जमात थी जो कराची में दहशतगर्दी में मुलविस रही, उसके ये कारकुनान रह चुके हैं। उसके बाद ये सियासी पार्टियां भी बदलते रहे, तो ये वहाँ सरेआम काम कर रहे हैं, लोगों से बदमाशी कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल, MQM लंदन से भी जो है इनके ज़राए कह रहे हैं कि इनका माजी में ताल्लुक़ रहा। उसके बाद जब MQM लंदन बैंड हुई तो ये दूसरी जमातों में आ गए। अभी जो है ये अपने आप को कहते हैं हम सियासी जमात से किसी से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो इलाके में गुंडागर्दी करते हैं, आप देखें ना, लोगों ने बयान दिए हैं, वहाँ की ख़वातीन बयान दे रही हैं। ऐसा लगता है कराची के लोग लावारिस हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, हुकूमत नहीं है। वो खातून आप देखें, वो अपने बयान में कह रही है हम किधर जाएं, हम इनको भारी भारी बिल दें या अपने घर को। ये अब इस मौजूदा जो सूरत हाल है, इसमें क्या शहरी हुकूमत, सूबाई हुकूमत भी है, उनके इल्म में वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? ये सवाल आपसे पूछता हूँ। लेकिन ज़रा राबिस्तान खान साहब, अब आपका ये इलाका है, आप वहाँ से MP हैं, आपके इल्म में ये पूरी चीज़ है, बी इलेक्ट्रिक आपके इलाके में काम कर रही है, वो मीटर भी लगा रही है, भारी बिल भी भेज रही है, और लोग मजबूर हैं वो बिल अदा करने पर? लेकिन जी, मेरे टेन्योर में तो बी इलेक्ट्रिक ने ऐसा कुछ नहीं किया, ये उससे पहले से वहाँ पर कायम है। अच्छा, इसकी मेरी के इलेक्ट्रिक के जो हमारे सुरजानी के GM है अजमत, उससे मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि इनका हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ है, और का हमारे साथ एग्रीमेंट है, और ये वहाँ पर जो है 4 PMTs चला रहे हैं। तो मेरी उनसे बात हुई, मैंने उन्हें कहा कि ये तो 2019 में वो एग्रीमेंट आपको दिखाया उन्होंने? नहीं, मेरी फोन पे बात हुई है। मुझे भी इस चीज का आज ही इल्म हुआ है, क्योंकि मेरा ऑफिस यारू कोट में भी है, हमारा ऑफिस सुरजानी में भी है, हमारा खुदा की बस्ती में भी है, गुलशन मेमार में भी है। तो एज सच कोई कंप्लेन मेरे पास नहीं आई है कि ये लोगों को ज्यादा बिल भेज रहे हैं या लोगों को तंग कर रहे हैं। आज आपके तवस्सुत से, आपके चैनल के जरिए मुझे पता चला, तो मेरी के इलेक्ट्रिक में बात हुई अजमत से। उन्होंने कहा कि जी इनका एग्रीमेंट हुआ है के इलेक्ट्रिक से, लेकिन अच्छा, अब ये राबिस्तान साहब एग्रीमेंट है या नहीं? जरा रुकिए, कामरान हमारे साथ जो मौजूद हैं, कामरान साहब, जरा कामरान, ये वाकई एग्रीमेंट ऐसा कोई हुआ है जिसका राबिस्तान साहब कर रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि हम तो के इलेक्ट्रिक से रब्ता करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, और वो ज़ाहिर है इस पर मौक़िफ़ देने के लिए वक्त नहीं दे रहे हैं। जी देखिए, बड़ी आसान बात थी। के इलेक्ट्रिक के जो तर्जुमान है वो इसीलिए ना कि तर्जुमानी करें के इलेक्ट्रिक की। जब हम उनसे पूछ रहे हैं हमें कुछ नहीं बताया जा रहा है ऐसा, और जो 4K चुरंगी पे जो के इलेक्ट्रिक का दफ्तर मौजूद है वो पहचानने से इनकार कर रहे हैं बी इलेक्ट्रिक को। बात यह है कि कानून की खिलाफ वर्जी है। बी इलेक्ट्रिक बिल बनाकर बाकायदा तौर पर बिल दे रहा है। अगर कोई के इलेक्ट्रिक से उनका मुआहदा है या कोई चीज़ है तो वो इस तरह से नहीं हो सकती। फिर इस तरह के भारी भारी बिल, कोई मकसद एक चेक एंड वॉच नहीं उन पे। ये यारो गोट में, ये सरजानी के इलाके में ये काम कर रही है या कुछ और मुल्का इलाकों में भी? अंदाजन कितने घरों को ये कंपनी बिजली फराहम कर रही है? देखिए, तकरीबन 4000 घर तो यारू गोट में, उसके अलावा अगर जो मुल्का इलाके हैं वहाँ पर भी ये बिजली सप्लाई कर रही है। और जब हमने इस पर काम शुरू किया तो मज़ीद सनसनीखेज चीज़ें सामने आ रही हैं कि कराची के जो मुख्तलिफ गोट हैं वहाँ पर इस तरह की जो कंपनियाँ हैं मुतअद्दिद नामों से वो बिल देती हैं और बिल वसूल करती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और सीधा सीधा जो इसका बोझ है वो आम जो शहरी हैं उन पर पड़ता है, उनकी जेबों से जो है वो बिल अदा किए जाते हैं, उन पर एक्स्ट्रा बोझ आता है और इजाफी जो है उन पर बर्डन आ रहा है। तो राबिस्तान साहब, ये 4000 से जायद घर तो सिर्फ यारो गोट में ही हैं। आप कभी अपने हल्के में गए? वहाँ के लोगों ने आपको इससे मुताल्लिक कभी नहीं बताया? पौने 3 साल आप हो गए आपको MP बने हुए। मैं हल्के में ही जाता हूँ, मैं अपने हल्के में ही होता हूँ, मैं अपने हल्के में ही रहता हूँ। फिर आज कैसे पता चला आपको इससे मुताल्लिक? पहले क्यों इल्म नहीं था आपके? फिर देखिए, लोगों ने कुछ बताया नहीं है हमें, उन्होंने कोई ऐसी शिकायत की नहीं है, तो इस वजह से हमारे इल्म में नहीं था। और बाकी आप ये जो भाई साहब बात कर रहे हैं, इलीगल PMTs काफी जगहों पे चल रही है, मेरे हल्के में चल रही है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं चल रही, मैं आपको कह रहा हूँ इलीगल PMTs चल रही है, के इलेक्ट्रिक उनको सपोर्ट कर रहा है।
मैंने ये चीज जो है कि इलेक्ट्रिक से भी डिस्कस की है, उनकी हायर अथॉरिटीज से भी डिस्कस की है। तो कामरान साहब, राबिस्तान साहब, जब के इलेक्ट्रिक ने आपकी बात नहीं मानी तो फिर आपने अपनी हुकूमती क़यादत से रब्ता करने की कोशिश की, आपने वफाकी हुकूमत से रब्ता किया? मैंने बिल्कुल जी, मैंने के इलेक्ट्रिक से भी बात की है, मैंने अपने गवर्नमेंट के अपने पार्टी के ओहदेदारों से भी बात की। किससे बात की आपने पार्टी में अपनी? मैंने खुर्रम शेर जमान से भी बात की है और फिरदौस शमीम नकवी साहब से भी बात की है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, उन्होंने एक्शन लिया। काफी जगहों पे हमने लीगल लाइट लगवाई है, मेरी बात हुई है, और ये मैं भी आपके साथ हूँ। ये जो भी इलेक्ट्रिक है, अगर ये चल रही है तो के इलेक्ट्रिक की सरपरस्ती में चल रही है, ऐसा नहीं है कि उनके इल्म में नहीं है। चलिए रुकिएगा जरा राबिस्तान साहब। तो कामरान साहब, ये क्या वाकई के इलेक्ट्रिक की सरपरस्ती में चल रही है? चूंकि कुछ सियासी जमातों की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अब राबिस्तान साहब तो कह रहे हैं कि मामला हल हो जाएगा, और ये मामला सिर्फ बी इलेक्ट्रिक तक महदूद है या इस तरह की कोई और भी A-B-C-T कंपनियां मौजूद हैं और मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही हैं या कर सकती हैं आने वाले दिनों में? देखिए, राबिस्तान साहब ने जो फरमाया है कि लोग बताते नहीं, उनको लोग कैसे बताएंगे? जैसे ही लोग उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर देते हैं, वो बिजली काट देते हैं। लोगों को बिजली दस्तयाब नहीं होती तो लोग बताएंगे नहीं, जाके पूछना पड़ेगा। तो कहने में हल्के में ही रहता हूँ, वहीं मेरी रिहाइश भी है, लोगों के दरमियान में जाता हूँ। और बी इलेक्ट्रिक का दफ्तर बिल्कुल सरेआम है, कोई छुपी हुई जगह नहीं है। उस रोड से, यारूगोट के रोड से आप गुजरेंगे, सामने नज़र आएगा वाज़े तौर पे, बड़ा सा सब कुछ वाज़े है। और जहाँ तक रही कि दूसरे जो है इस तरह के काम हो रहे हैं, तो दूसरे बहुत सारी कंपनीज इस तरह की हैं। इस खबर को जो रिपोर्ट करने का मकसद है, बोल न्यूज़ का जो मकसद है, ये हमने जो इस पर स्टिंग ऑपरेशन किया, वो शहरियों को जो इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ये इतने भारी भारी बिल वसूल करके जो बिजली वहाँ पर इस तरह इस्तेमाल हो रही है, उसके बिल तो वो लोग दे रहे हैं जिसको के इलेक्ट्रिक के बिल आ रहे हैं, तो वो इतने बड़े बड़े बिल लोगों के ऊपर पड़ रहे हैं। और जो क्यों नहीं हो रहा है? जो इलाका मकीन है वहाँ के, उन्होंने क्या मुतल्लिका इदारों में वफाकी मोतसिब वगैरह को कोई ऑफिशियल एप्लीकेशंस, अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं? देखें, इलाका मकीनों की जो सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा गरीब तबका वहाँ पर रहता है, और अगर वो ज़रा से भी बिजली के बिल पे भी एहतजाज कर दें कि भाई ये 10,000 का बिल है, हमारे घर में तो ये 2 पंखे चलते हैं, इतना बिल कैसे आ गया, अगर वो बिल पे ना करें तो उनकी बिजली काट देते हैं। आपको पता है गर्मी कैसी होती है, मौसम कैसा है कराची का, वहाँ के लोगों का जीना ही मुश्किल है। मजदूर तबका है, वो कमाए खाए या इनसे लड़े। तबका ज़ाहिर है वहाँ घर भी बहुत छोटे हैं, लेकिन जो बिल जितने भी हम अपनी स्क्रीन पर चला रहे हैं, ये तो हज़ारों रुपए के बिल्स हैं। फिर क्या ये घरों में कोई कंपनियां, फैक्ट्रियां काम कर रही हैं? कैसे इतने इतने बिल्स आ रहे हैं? ठीक, ये तो एक सवालिया निशान है। ये सवाल जो है बी इलेक्ट्रिक से पूछा जाना चाहिए, के इलेक्ट्रिक से पूछा जाना चाहिए कि इतने ज़्यादा बिल कैसे, भारी भारी बिल, 93,000 का बिल अगर 2 कमरे के घर पे आ रहा है, तो के इलेक्ट्रिक का भी रिकॉर्ड टूट गया ना। के इलेक्ट्रिक पे लोग शहरी, हमने रिपोर्टिंग की जब बिजली की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग थी, मामला थे कि बिल भारी भेजे जाते हैं, बिल ज़्यादा भेजे जाते हैं, तो ये तो बी इलेक्ट्रिक तो 2 हाथ जो है आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस वक्त की जो सूरत हाल है तशवीशनाक है। यारूगोट की अगर देखी जाए, वहाँ के लोग पिस गए, वहाँ के लोग परेशान हो गए। ये अवामी नुमाइंदे चाहे किसी भी सियासी जमात से हों, वहाँ जाके लोगों से बात तो करें, लोगों के सर पर हाथ तो रखें जाके। लोग आपको खुद बताएंगे, लोग तो अभी उन लोगों से खौफजदा है। मकसद है कि उनका असर व शौक़ है जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, बी इलेक्ट्रिक के जो लोग हैं उनसे लोग डरते हैं। और ये जो हमने बयान ले लिए, इतने मकसद बात कर ली, ये भी बड़ी बात है कि वहाँ के जो मकीन है उन्होंने बयान देना शुरू कर दिए, तो यकीनी तौर पर तब्दीली आएगी। अब गवर्नमेंट है, कोई तब्दीली वहाँ आती है या नहीं आती है, गुज़श्ता 4-5 साल से काम चल रहा है, दीगर गोटों में भी इस तरह के काम हो रहे हैं, इसकी भी निशानदेही की जा सकती है जहाँ पर इस तरह के। देखें, बी इलेक्ट्रिक का बिल कैसे कोई दे सकता है, मीटर कैसे कोई लगा सकता है के इलेक्ट्रिक के? ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कामरान। बहुत शुक्रिया कामरान मिनास और राबिस्तान खान साहब जो इलाके के MP हैं, हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने उम्मीद दिलाई कि जल्दी इस मामले को वो हुकाम बागी अपनी पार्टी के सीनियर लीडर से तो उन्होंने बात की है, लेकिन अब देखना है कि कब इस पर एक्शन होता है। और कामरान, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इस खबर को उठाया और दीगर जो इलाके हैं कराची के इस तरह के, उनसे मुतालिक भी आप इस तरह की खबरें उठाते रहें और हम अपने नाज़रीन तक वो पहुँचाते रहेंगे। चूँकि जब ऐसे इलाकों में इस तरह से बिजली चोरी होती है और महंगे बिल उनको भेजे जाते हैं, ज़ायद कीमत उनसे ली जाती है, तो दूसरे इलाकों में बिजली की शॉर्टेज पैदा होती है और फिर उससे वो इलाके भी पैदा होते हैं जहाँ पर रेगुलर बिलिंग होती है और बिजली चोरी नहीं होती। तो हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देने की भरपूर ज़रूरत है और हम भी इस तरह की चीज़ें हुक्काम तक पहुँचाते रहेंगे ताकि उनकी आँखें भी खुलें और ख्वाब गफलत से वो जागें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।